हेलो दोस्तों। आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में समझेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो मोस्टली देखा जाता है कि सोशलिस्ट कंट्रीज़ में, और सोशलिस्ट कंट्रीज ही उसे प्रेफर करते हैं। जैसे चाइना हो गया, जैसे रसिया हो गया, इंडिया में भी है। हम देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट अमेरिका में नहीं है, कनाडा में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। यानी जो मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला कंसेप्ट नहीं है। और जापान एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी रखा गया है। तो इंडिया में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो रखा वो ओरिजिनली नहीं रखा था, हमने इसे 1976 में ऐड किया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जब 1976 में, तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने इसे ऐड करा था और उस टाइम पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ रखे गए थे। लेकिन इस समय पे हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, और जो 11th वाला फंडामेंटल ड्यूटीज़ था उसे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लेके आया गया था। यानी अब 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो ये था फंडामेंटल ड्यूटीज़ का इंट्रोडक्शन। उसके बाद से चलिए देखते हैं कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ कैसे आया एग्जिस्टेंस में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कंटेक्स्ट था वो था 1975 से 77 के बीच। तो उस समय क्या था कि उस समय इमरजेंसी थी। तो ये फील करा गया कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए कि लोगों को रियलाइज कराए कि उसके पास राइट्स तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ ड्यूटीज़ भी फॉलो करना चाहिए लोगों को। तो इसलिए एक कमेटी बनाई गई जिससे स्वर्ण सिंह कमेटी नाम दिया गया, और इस कमेटी ने के रिकमेंडेशन पे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ लेके आया गया। इस कमेटी ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कही थी, लेकिन हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ लेके आए उस टाइम पे। और इस कमेटी की कुछ जो बातें कही गई थी उसे माना भी नहीं किया। जैसे कि कमेटी ने रिकमेंड करा था कि जो टैक्स पे करना, इसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनाया जाए। कमेटी ने यह भी रिकमेंड करा था कि मान लीजिए कि कोई अगर फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए उसे पनिशमेंट करा जाए, और जो पनिशमेंट करा जाए तो जो लॉ बनाया जाए वो किसी भी कोर्ट में क्वेश्चनेबल ना हो। लेकिन ये तीनों जो रिकमेंडेशन थी फंडामेंटल कमेटी, ये स्वर्ण सिंह कमेटी की, उसे नहीं मानी गई। अब देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या क्या आते हैं। तो ये आर्टिकल 51A में रखा गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में 11 ड्यूटीज़ हैं, जैसे कि हमें अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी नॉर्म्स हैं उसे फॉलो करना है। रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट करनी है। नेशनल स्ट्रगल जो हुआ था फ्रीडम के लिए उसका भी रेस्पेक्ट करना है, उसके आइडियाज़ के रेस्पेक्ट करना है। देश की सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को बनाए रखने में अपना कर्तव्य निभाना है। जब ज़रूरत हो तो देश की रक्षा भी करनी है। हारमोनी को प्रमोट करना है। तो ये सभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि एक इंसान को, एक भारत के सिटीजन को करना चाहिए। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, एक साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए इंसान को। पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी ही प्रॉपर्टी समझना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, और ज़िंदगी के हर स्फेयर में एक एक्सीलेंस पाने की कोशिश करना चाहिए कि जो भी करें बेस्ट करें। तो ये सभी फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो रखी गई हैं। इसके बाद से हम देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कुछ फीचर्स। तो इसमें ये पहला देखा जाता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, बेसिकली इसमें 2 टाइप की ड्यूटीज़ दी गई हैं। एक तो मॉरल ड्यूटीज़ है कि जैसे जो भी नोबल आइडियल्स हैं उनकी रेस्पेक्ट करना। कुछ सिविक ड्यूटीज़ भी दी गई हैं कि सिविक ड्यूटीज़ मतलब नागरिकों के लिए अपने कर्तव्य भी दिए गए हैं कि नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, इन सब की रेस्पेक्ट करना। तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है। दूसरा ये है कि जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ रखे गए हैं वो इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से है, इंडियन रिलीजन के हिसाब से, इंडियन प्रैक्टिसेस के हिसाब से है। क्योंकि हर रिलीजन जो है वो भाईचारे की बात करता है, हर रिलीजन शांति की बात करता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में रखी गई हैं। तीसरा जो है वह है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो अप्लाई होता है ये केवल सिटीजन के लिए है। जैसे कि ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए अप्लाई हो जाता है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज केवल और केवल सिटीजन के लिए है। चौथा, फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो नॉन जस्टिसेबल है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी इंसान फंडामेंटल ड्यूटीज़ को वायलेट कर रहा है तो उसे कोर्ट में नहीं लाया जा सकता।
तो ये है कुछ फ्यूचर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड कुछ क्रिटिसाइज्म भी है, कुछ आलोचनाएं भी हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, तो हम उसे देखते हैं। तो इसमें जो पहले जो आलोचना करी गई है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, कि वो कहा गया कि ये लिस्ट जो है वो बहुत छोटी है, यानी कई चीज़ें कवर नहीं कर रखी, जैसे कि टैक्स को पे करना, जैसे कि वोट करना, जैसे कि फैमिली प्लानिंग। तो इस बेस पर क्रिटिसाइज करा जा सकता है कि इन सब में ये बातें नहीं रखी गई हैं। इसलिए भी क्रिटिसाइज करा जा सकता है कि ये वेग है, एम्बिगुअस है, यानी साइंटिफिक टेम्पर वगैरह की बात करेगी, कंपोजिट कल्चर। तो इन सब से कोई भी एक मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, लोग अपने अपने हिसाब से मतलब निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी वेग है, इसे इसलिए भी क्रिटिसाइज करा जाता है। इसमें इसे कहा जाता है कि काफ़ी सुपरफ्लुअस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो लीगली ओबलाइज नहीं करता है लोगों को, कोई लॉ तो है नहीं इसे मनवाने के लिए, तो कोई भी नहीं मानेगा ऐसे केस में। तो इस बेस पर क्रिटिसाइज करा जाता है। इसे इसलिए भी क्रिटिसाइज करा जाता है क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल है, और इससे जब नॉन जस्टिसेबल है तो कोई भी फिर इसे नहीं मानेगा। अब पांचवा इसलिए भी क्रिटिसाइज करा जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कि इसे जो है वो पार्ट 4 के बाद रखा गया है, यानी डीपीएसपी के बाद रखा गया है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर ये पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स के बाद रखा गया होता तो इसकी ज़्यादा वैल्यू होती, ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती। तो ये कुछ आलोचनाएं हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसका अपना स्टैंड है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, लेकिन दोनों इनसेपरेबल हैं। यानी कि अगर कोई भी सिटीजन जो है वो फंडामेंटल राइट इंजॉय कर रहा है तो उसकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं उन्हें भी फॉलो करे, उन्हें वो अपने कर्तव्यों का पालन करे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। तो ये है कुछ क्रिटिसाइज। उसके बाद से देखते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो सिग्निफिकेंस इसका ये इस तरह से है कि कहीं ना कहीं ये सिटीजन के लिए रिमाइंडर का काम करता है कि उसके कर्तव्य क्या हैं, देश को लेके, समाज को लेके, अपने आसपास के लोगों को लेके। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये वार्न करता है लोगों को, वार्न करता है कि इसलिए कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ या एंटी सोशल एक्टिविटीज़ इन सब के लिए भी वार्न करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एक मोस्ट सिग्निफिकेंस ये है कि अगर कोई भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, कि लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सुप्रीम कोर्ट को चेक करना है तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के प्रोविज़न भी देख सकता है कि अगर कोई लॉ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए इम्प्लीमेंट करता है तो उसे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के अंदर उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करा जाएगा। तो ये सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है फंडामेंटल ड्यूटी का। ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी है सिटीजन के लिए, ताकि एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन आ सके लोगों में, एक कमिटमेंट आ सके देश रक्षा के लिए या फिर शांति बनाए रखने के लिए। तो ये सब सिग्निफिकेंस है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के। उसके बाद से एक वर्मा कमेटी बनाई गई थी 1999 में। तो वर्मा कमेटी का प्रोविज़न ये था कि वर्मा कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो बनाई गई थी तो उसका काम था कि देखना कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो लीगल वे में क्या अप्लाई करी जा रही हैं कि नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपने पास लीगल एक्ट हैं, यानी कई सारे एक्ट हैं, तो क्या उस एक्ट के थ्रू कहीं ना कहीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अप्लाई करा जा रहा है कि नहीं। जैसे कि अपने पास है नेशनल ऑनर एक्ट 1979। तो इसमें है कि अगर आप नेशनल फ्लैग का अगर वायलेट करते हैं या फिर उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो आपको जेल हो सकती है या आपको पनिशमेंट दी जा सकती है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बात करी गई थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ अनजस्टिसेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ के प्रोविज़न पार्लियामेंट चाहे तो लॉ के थ्रू उसे जस्टिफिएबल बना सकती है, यानी लॉ के थ्रू उसे लीगली इम्प्लीमेंट करवा सकती है। फंडामेंटल ड्यूटीज अगर कोई वायलेट करता है तो उसे पनिशमेंट करा जा सकता है, यानी लॉ के थ्रू। तो ये सब हैं, जैसे कि अपने पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, तो इन सब के थ्रू फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। तो हम इसमें कहीं ना कहीं देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के जो प्रोविज़न है वो इनडायरेक्टली इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है। तो ये था फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। थैंक यू।